स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 400 प्लस प्रश्नों का संग्रह, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी दोस्तों, और यह स्पेशली बिहार पुलिस के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है। भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो बेसिन के पिग्मी जनजाति के लोगों का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर सेलेरियस को दिया जाता है। क्रिस्टोफर सेलेरियस को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसमें से नहीं है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा समुद्री तलों से प्राप्त स्रोत जो है यह भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत नहीं है, जबकि धर्म ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य है ये सब जानने का स्रोत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो संयुक्त रूप से इसको संहिता कहा जाता है। संहिता। वहीं पर आपसे पूछे कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, इसमें क्या है। तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 जो है क्या है ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहता है, होत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। इसका 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्गों को आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न बनाया गया है। यह सभी के सभी कथन जो क्या है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है। तो अधन्य शब्द का संबंध गाय को न मारने से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा उसको कब प्रकाशित किया। तो प्रकाशित किया था 1904 ईस्वी में। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे। तो B.R. स्मिथ हो जाएगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ। और प्रकाशित कब किया अपने पुस्तक, तो 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि इस पुस्तक की 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा गया है। इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, और एक और ऑप्शन इसमें जो है कि इस पुस्तक को मैग्नम पब्लिशिंग हाउस ने छापा है। कौन सा इसका कथन सही होगा। तो सभी के सभी जो कथन क्या है असत्य है। सभी के सभी कथन क्या है असत्य है। कोई इसका सही इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्ण किस प्राचीनतम वेद से प्राप्त होता है। वामन अवतार, तो वामन अवतार या ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है। तो जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं है 10,462, उसमें से 250 जो है इंद्र के लिए है और अग्नि के लिए 200 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियमों एवं विधि के विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की जानकारी जो प्राप्त होती है वह यजुर्वेद से होती है, यजुर्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उपयुक्त में से सभी कथन जो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का रचना किया गया था, जिसमें पद और मंत्र बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 731 मंत्र है और 6000 इसमें पद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह अथर्ववेद से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, प्रायश्चित, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह एवं प्रणय गीता, औषधि, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना। उपयुक्त में से सभी की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन जो हो जाएगा ऋग्वेद और सबसे नवीन यानी बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन इसमें से बताना है कि सही क्रम इसमें कौन दिया हुआ है। तो पहले आ जाएगा संहिता, संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आर्णयक, उसके बाद उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ वेद है, एक तरफ उसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा ऋग्वेद एक तरफ है, एक तरफ मतलब वेद है, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐत्रेय और कौशिकी है। क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ है, जबकि सामवेद का हो जाएगा आपका पंचविश, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही मिलान दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय में दिया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। अगला प्रश्न है किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, कैकेय, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह शतपथ ब्राह्मण को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा इत्यादि का वर्णन है। जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों की उल्लेख प्राप्त होता है और उपनिषदों को वर्तमान भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से बताना है कौन सही है। तो दोस्तों इसमें से बताना है ऑप्शन जो है 1, 2, 3 सत्य है, जबकि 4 जो है क्या है असत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है। तो दोस्तों वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेद 4 है तो वेदांग 6 है। तो वेदांग 6 में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद होता है। तो इसी में से बताना है कौन इसमें से आपका वेदांग नहीं है। तो संहिता और मैत्रेयी जो है यह वेदांग नहीं है, जबकि शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प ये सभी क्या है वेदांग है।
अगला प्रश्न है कि ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सूत्रों में धर्मसूत्र जो है, सूत्रों में धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सही है। सूत्र के लेखकों में वशिष्ठ, आपस्तंभ, गौतम बौधायन इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, ये भी सत्य है। स्रोत ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञायी विधि विधानों, कर्मकांडों इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी सही है। जबकि सूत्र साहित्य वर्तमान में भारतीय समाज की रूपरेखा तैयार करता है, किया है, यह क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि पुराणों की संख्या 18 है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र दुग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों मत्स्य, विष्णु पुराण, वायु, ब्राह्मण तथा भागवत पुराणों से राजवंशों के वंश की प्रणाली प्राप्त हुई है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो मत्स्य पुराण को माना गया है। स्त्रियां तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु पुराण पाठ को सुन सकते थे। और अग्नि पुराण से राजतंत्र तथा कृषि संबंधित विवरण प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी के सभी कथन क्या है? 29 का सही दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथानकों के साथ वर्णित दिया गया है? तो हो जाएगा कथावस्तु हो जाएगा। जातक भी क्या है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से होता है, कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है। अर्थशास्त्र के अनुवादक शाम शास्त्री हैं। इसके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। यह पुस्तक 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी के सभी कथन जो क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष के शासकों का इतिहास वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कश्मीर की शासकों का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक जो हैं वह अली अहमद है। कौन है? अली अहमद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह मौर्य से पूर्व और मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कात्यायन कृत गार्गी संहिता में किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह ज्योतिष और यमन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष और यमन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक हैं हेरोडोटस का पुस्तक हिस्टोरिका, इसलिए इनको इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा। और इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो यह डायोनिसियस था। कौन था? डायोनिसियस था। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान के संबंध में कथनों का कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है? तो फाहियान यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सही है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के संबंध में विवरण किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं सुखी बताया है। और इसने चीनी सभ्यता और एवं संस्कृति को भारतीय सभ्यता और संस्कृति सर्वोच्च बताया है। यह कथन असत्य है, बाद बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने 518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्यता एकत्रित किया था? तो यह किया था संयुगन भारत में 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेनसांग के संबंध में कथनों का कौन सा जो कथन दिया हुआ असत्य दिया हुआ है? तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला और 1 वर्ष बाद वह भारतीय राज्य कापीसा पहुंचा। सही है। यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया और 15 वर्षों तक भारत में रुका और 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया।
वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, सियूकी नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसमें 138 देशों की जानकारी प्राप्त की। ये भी सही है। और इसने हर्ष को समकालीन राजाओं से सबसे क्रूर एवं शोषणकारी सिद्ध किया। यह जो क्या है, गलत दिया हुआ है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो यह आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी नामक लेखक जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, इससे संबंधित असत्य कथन बताना है। तो अलबरूनी ख्वारिज़्म या ख्यो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है। इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। यह पुस्तक धर्म, राजनीतिक, समाज, मापतंत्र इत्यादि सहित 80 अध्यायों में विभाजित है। इसने अपने लेखों में भारतीय सामाजिक परंपरा को निकृष्ट कोटि से घोषित किया है। यह गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसके द्वारा अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा गया जो इसका यात्रा वृत्तांत है। रेहला में 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन है। और दिल्ली आगमन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मंत्री परिषद में स्थान दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो क्या है, सत्य है, जबकि चौथा जो है वह मंत्री परिषद में स्थान नहीं दिया था। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, किस तिब्बती लेखक ने इसको लिखा है? तो कंगियूर और तंगियूर जो है वह तारानाथ के द्वारा लिखा गया है। तारानाथ के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 13वीं सदी के अंत में कौन सा यात्री आया जिसकी लेखनी से पांड्य इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो वह आया था मार्को पोलो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो यह सर अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त लेख कौन सा अभिलेख है जिससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह है बोगाजकोई। क्या है? बोगाजकोई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है? तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। और यह उड़ीसा के राजा कलिंग राजा खारवेल से इसका संबंध है, हाथी गुम्फा अभिलेख का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो प्राप्त होती है वह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ उसकी प्राप्त जानकारी है। तो भीतरी अभिलेख से हुन आक्रमण की जानकारी मिला है। एरन अभिलेख से क्या मिला है? सती प्रथा का उल्लेख मिला है। मंदसौर अभिलेख से क्या मिला है? रेशम बुनकरों की जानकारी। और सहगौरा से दुर्भिक्ष की जानकारी मिली है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किए थे वे यवन शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि एक तरफ शासक है, एक तरफ अभिलेख है। तो कलिंग राजा का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है जो प्रथम तिथि रहित अभिलेख था। और गौतमी बलसरी का जो है वह नासिक अभिलेख से हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख से हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मिलान करिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अभिलेख, एक तरफ शासक। तो एहोल शासक का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर शासक का संबंध जो हो जाएगा, मंदसौर शासक का मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा स्कंदगुप्त से। और देवपारा अभिलेख का हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। तो यहाँ 54 का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 54 का 55 है, 55।
तो 55 का ए हो जाएगा, 1 का 2, ठीक है, 55 का ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ग्वालियर अभिलेख का जो संबंध है वह प्रतिहार नरेश भोज से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तरफ प्राचीन नाम दिया हुआ है, एक तरफ वर्तमान नाम दिया हुआ है, ठीक है। स्वर्ण भूमि, तो स्वर्ण भूमि जो है यह म्यांमार को कहा जाता है, स्वर्ण भूमि म्यांमार को, कंबोज कंबोडिया को कहा जाता है, स्वर्ण द्वीप जो कहा जाता है, स्वर्ण द्वीप जो कहा जाता है वह मलाया को कहा जाता है, और यह द्वीप जावा को कहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस कालखंड का लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वह प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायन मंदिर निर्माण शैली है, अब मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा हो, अब मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा उसे पंचायतायन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मंदिर पंचायत मंदिर शैली नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह काकादेव मंदिर जो हो जाएगा, यह पंचायतायन मंदिर का उदाहरण नहीं है, जो पलामू में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, तो वहीं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में, और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उद्धृत किया, तब उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो यह कुत्ता को बनाया था, कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाया गया औजार कुल्हाड़ी जो था उसका किस स्थान से प्राप्ति हुआ है? तो यह अतिरम्पकम से प्राप्त हुआ है, अगला प्रश्न है कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल के साक्ष्य कोल्डीहवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे, भारत में पुरापाषाण युग के औजारों की रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम जो खोज किया था वह 1863 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? तो सिंध भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, अगला प्रश्न है कि इमाम गांव भारत की सबसे बड़ी तांबा पसानिक बस्ती थी, इसका संबंध जो था किस संस्कृति से था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह जोरवे संस्कृति से था। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है या मध्य प्रदेश के रायसीमा जिला में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका को 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया। इसका सभी के सभी जो कथन है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिथि निर्धारण की विधि कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक BF लीवी के द्वारा किया गया था, वह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1946 ईस्वी में, BF लीवी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तरफ आपका मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका संस्कृति, एक तरफ बर्तन है। तो मालवा संस्कृति जो था ना उसमें बर्तन काला और लाल मिलता था, ठीक है। बुर्जहोम में धूसर मिलता था और जोखे में जो मिलता था ना वो लाल मिलता था, जबकि पूर्वी नवपाषाण में चमकीला धूसर मिलता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। सुतकांगेडोर जो है वह दासक नदी के किनारे है, ठीक है। मांदा चिनाव, दाइमाबाद गोदावरी और आलमगीर जो है हिंडन नदी के किनारे, सभी के सभी जो क्या है कथन जो है वह सामने सामने ही मिलान किया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की प्रथम साइट कौन है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? तो यह धौलावीरा को जो गुजरात का है उसी को शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो यह गुजरात राज्य में खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा धौलावीरा, गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि लोथल के साथ एक अन्य बंदरगाह शहर था जिसका प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए होता था, तो यह था सुतकोतदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल के अलावा अन्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, उनके चारों तरफ कौन कौन से जानवर के चित्र विद्यमान पाए गए हैं, तो यह पाए गए हैं हाथी, गैंडा, चीता और भैंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता के वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, कोल्डिहवा से। जबकि यहाँ चावल का पूछ रहा है प्रथम साक्ष्य, तो यहाँ पर लोथल से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े के अस्थि पंजर जो प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो घोड़े के अस्थि पंजर जो हैं वह सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु काल में तौल की इकाई का अनुपात क्या था, तो यह 16 के रेशियो में था, 16 के अनुपात में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है, तो मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वह सिंधु सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन जो था किसके हाथों में था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन था वह वणिक वर्ग के हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है, एक तरफ प्रदेश है एक तरफ आयातित वस्तु है, यानी आयात किया जाता था, ठीक है। तो तांबा जो था यह खेतरी बलूचिस्तान ओमान से आयात किया जाता था, जबकि चांदी था वह अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। सोना कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान से, और गोमल जो था वह सौराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो जो वस्त्र का प्रयोग करते थे उस वस्त्र का नाम था सूती ऊनी वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग नहीं करते थे, तो मनोरंजन के लिए वह द्रुत क्रीड़ा का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर एवं पासा खेलना यह सभी प्रयोग करते थे, द्रुत क्रीड़ा का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंधव समाज में सामान्यता क्या था, या सैंधव समाज सामान्यता क्या था, तो सैंधव समाज जो था मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से तलवार नामक अस्त्र का प्राप्ति नहीं हुआ है, यानी लोहा का प्राप्ति हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और ठीक है उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व। यहाँ 1000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द का समूह भाषा को इंगित करता है, तो इसमें से आपको बताना है 88 का सभी के सभी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में हो जाएगा ग्राम, कुल, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम, कुल, विष, जन और राष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुत, कमादी एवं रथाकार नामक अधिकारी रत्नी कहलाते हैं। इनकी संख्या राजा सहित कितनी थी, तो इनकी संख्या राजा सहित 12 थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से बताना है कि कौन सा गलत सुमेल दिया हुआ है, कौन इसमें से गलत सुमेल दिया हुआ है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पुख जो था दुर्गपति था। अस्पष्ट जो था गुप्तचर अधिकारी होता था जिसका काम था। और उग्र जो था उग्र वह नर्तक था। यही जो है क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में युद्ध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो युद्ध के लिए जो शब्द का प्रयोग करते थे वह गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दशराज युद्ध जो परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, दशराज का युद्ध जो परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था,
जो सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है? तो यह 7वें मंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त से चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो यह 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि आर्यों के समाज से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि आर्यों का जो समाज था वह पितृ प्रधान था, राइट है। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहते थे। परिवार या कुल का प्रमुख पिता होता था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। समाज में व्यभिचार निमंत्रण की जानकारी कुलप की होती थी। यह गलत है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल का चयन करना है। उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग 6 है, महापुराण 18 है, जबकि उपनिषद यहाँ दिया हुआ है 10। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में स्त्रियों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला तथा विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वैदिक कालीन स्त्रियां विधवा होने पर अपने देवर से शादी कर सकती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं या स्त्रियों को अमाजू कहते थे। सभी के सभी जो कथन क्या है? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? तो इसको उपाध्याय कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों के जीवन चर्चा से संबंधित गलत कथन को छांटना है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। और आर्यों ने सर्वाधिक कांस्य धातुओं का औजारों का प्रयोग किया। यह जो गलत दिया हुआ, ठीक है। इस समय आर्यों के समय में जो क्या हुआ? लोहा की प्राप्ति हुई। कि आर्यों के उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं था? तो आर्यों के उपलब्धियों में व्यापार को बेकनार कहा जाता था। आर्य नहीं कहते थे, आर्य नहीं कहते थे। यही व्यापारी को बेकनार कहते थे, आर्य यहीं शामिल नहीं था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक नाम और एक तरफ प्राचीन नाम है। नदिया जो दी है उसी को मिलान करना है, उसी को मिलान करना है। कुब्र को कुरम कहा जाता था, कुब्र को कुरम कहा जाता था। वितस्ता को झेलम कहा जाता था, बेतस्ता को झेलम कहा जाता था। अस्किनी को चिनाव कहा जाता था। और वितस्ता यहाँ नहीं होना चाहिए, वितस्ता को काबुल हो जाएगा यहाँ पर, कंधार को काबुल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन समय के परिवर्तनों से संबंधित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन को छांटना है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुसंधान किया जाता था। और उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म आधारित के बराबर दंडित किया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मानव हत्या के बराबर दंडित नहीं किया जाता था। गलत यही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल को छांटना है। इंद्र जो थे युद्ध और वर्षा के देवता थे, सही है। वरुण, सूर्य और गलत सुमेल को इंद्र और वर्षा को गलत सुमेल को छांटना है। वरुण सूर्य के निर्माता इत्यादि के देवता थे, सही है। सोम प्रगति एवं उत्थान के देवता, यही गलत हो जाएंगे। वनस्पति के देवता सोम थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल को ही छांटना है। एक तरफ वर्तमान नाम है, एक तरफ प्राचीन नाम है। सतुद्री, सतलज, सही है। सदानीरा, गंडक, गोमती, गोमल, जबकि सुवस्तु जो दिया है घग्गर, यही क्या है? गलत उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृषधत्ती किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? तो यह हो जाएगा घग्गर नदी का है, घग्गर नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न में भी गलत सुमेल को ही छांटना है कि जो सोम देवता थे वनस्पति के देवता थे, सही है। सोम वनस्पति के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, मरुत आंधी तूफान के देवता, जबकि पूषण जो थे वह आकाश का देवता धौ थे। क्या थे? धौ थे। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है? तो यह मुंडको उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी? तो ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की जो रचना किए थे वह अपाद स्तंभ के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि श्राद्ध की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? तो श्राद्ध की परंपरा दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाभारत का प्राचीन नाम? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो यह बादरायण के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत का सुमेल का चयन करना है। तो यह हो जाएगा वैशेषिक के जो जैमिनी दिया हुआ है यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा के दर्शक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यह जैमिनी को माना जाता है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला जाता था? तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को उत्तर वैदिक काल में वैकनॉट कहा जाता था या सुदखोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजनपद की जानकारी किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत का सुमेल को छांटना है। गलत सुमेल कौन इसमें से दिया हुआ है? एक तरफ महाजनपद है, जो महाजनपद 16 थी उसमें से अंग महाजनपद की राजधानी चंपा सही है, मगध का गिरिब्रिज या राजगिरी सही है, काशी का वाराणसी सही है, वत्स का कौशाम्बी होगा जो वैशाली दिया हुआ है यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो किस कुल के सरदार थे? तो यह सरदार थे ज्ञात्रिक कुल के। अब अगला प्रश्न है कि आपको महाजनपद एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ आपको मिलान करना है, ठीक है, एक तरफ मिलान करना है, एक तरफ अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो हो जाएगा भागलपुर मुंगेर क्षेत्र, वत्स कौशाम्बी, तो कौशाम्बी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बजी वैशाली, उज्जैन अवंती मालवा मध्य प्रदेश, सभी के सभी जो एक दूसरे के सामने जो मिलान किया हुआ है वह सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेदी महाजनपद जो वर्तमान के बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित है उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो चेदी का शक्तिमती था। क्या था? शक्तिमती था। अगला प्रश्न है कि पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य था वर्तमान के किस क्षेत्र में यह अवस्थित था? तो यह हो जाएगा बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था उसका नाम था अस्मक, राजधानी पोटली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में कौन से महाजनपद अवस्थित था? तो बिहार में अंग, मगध और वजी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंधार, तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के संबंधित कथनों पर विचार करना है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी तथा पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता तथा बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास स्वीकार कर लिया। सभी के सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर जो दिए थे अपना जो वह प्राकृत यानी अर्ध मगधी भाषा में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थे? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान का नाम था चंदना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन नहीं था? जो जैन धर्म में पंच महाव्रत है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सम्यक कर्मांत, यानी सत्य, अहिंसा, अप्तसेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य को महावीर के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। पहले 4 था, बाद में महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। सभी के सभी कथन क्या है? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था? तो जैन धर्म को हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों भाई नहीं मानता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, 1000 वर्ष या पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में ही संग्रहित है, इसकी रचना किसने की थी, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मथुरा काल का संबंध किस धर्म से था, मथुरा काल का संबंध किस धर्म से था, तो यह जैन धर्म से था। अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बाहुबली की मूर्ति वहीं स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से देह त्याग किया था, वह स्थान कौन सा था, तो वह जो स्थान था उस स्थान का नाम था श्रवणबेलगोला, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु पावापुरी राजगीर में जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो यह 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है किस मुद्रा में अवस्थित है, तो उस मुद्रा का नाम है कायोत्सर्ग मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाहुबली मूर्ति की कायोत्सर्ग मुद्रा से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है, तो इसमें से गलत कथन जो हो जाएगा, महावीर की मूर्ति तपस्या में है एवं पाँव में सांप लपेटे हुए हैं, इस मुद्रा में महावीर अपने आसपास के मुद्रा से अनभिज्ञ हैं तथा चींटियों ने अपना घरौंदा बना लिया है, मूर्ति 18 मीटर इंच है तथा यह एक चट्टान को काटकर निर्मित की गई है और इस मुद्रा के उद्भव करता एवं स्वयं महावीर थे, यह गलत दिया हुआ है, यही कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुदर्शन शाक्य कुल के प्रमुख थे। इनकी माता महादेवी का देहावसान जन्म के 7वें दिन हो गया था। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया और इनके बचपन का नाम राहुल था और बुद्ध के विचारों का संकलन को अमेरिका ने अपने संविधान में स्थान दिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सत्य है, जबकि 5 जो है अमेरिका ने अपने संविधान में स्थान दिया, यह गलत बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपिलवस्तु की सैर पर निकले बुद्ध ने किसको नहीं देखा जो उनके सांसारिक त्याग में सहयोगी सिद्ध हुआ, किसको नहीं देखा, तो यह राजनर्तकी का नृत्य नहीं देखे थे, राजनर्तकी का नृत्य नहीं देखे थे, जबकि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौर सन्यासी देखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, तो यह थे आलारकराम। नेक्स्ट प्रश्न है कि उरुवेला में सिद्धार्थ बुद्ध को 5 साधक मिले, वह कौन उसमें से नहीं था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंगटोक। इसमें गंगटोक जो था वो नहीं मिला, जबकि वप्पा, भदिया, कौंडिन्य, महानामा और असागी मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्न में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया था, तो इसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो यह दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध की देहावसान किस वर्ष हो गया, तो बुद्ध की देहावसान जो हो गया वह 483 ईसा पूर्व में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो बौद्ध धर्म में महाभिनिषिकर्मन कहा गया है, महाभिनिषिकर्मन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का चीनी परंपरा में किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था, तो यह किया गया था भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल को चयन करना है, तो विनय पिटक जो है वह संघ के नियम का संग्रहण करता है। थेरी गाथा जो है बुद्ध धर्म के अत्याधिक विचार, आध्यात्मिक विचार को दर्शाता है, यह गलत दिया हुआ है, जबकि सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। अभिधम पिटक सुत्त पिटक के वर्णित सिद्धांतों का सुव्यवस्थित अनुशीलन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यही गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि पाली त्रिपिटकों की प्रथम शताब्दी में किसके देखरेख में सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया था, तो यह किया गया था वत्तगामिनी के देखरेख में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे जिसने बुद्ध को योग पर शिक्षा दिया था, तो योग पर शिक्षा जो देने वाले गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन नहीं है, तो बुद्ध धर्म और संघ है, जबकि नियम नहीं है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है,
तो इसका जो दिया हुआ है कथन कि बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है, संपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म में सम्मिलन की न्यूनतम उम्र जो 15 वर्ष रखी गई थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर जो ऑप्शन है या कथन जो है या गलत है, बाद बाकी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध संगीति से संबंधित कथनों पर विचार करना है। दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आजाद शत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था, ठीक है, जिसको अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साबाकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में 250 ईस्वी में मुगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुआ था। सभी के सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म बटकर दो भागों में हिनयान और महायान में विभाजित हो गया, किस बौद्ध संगीति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोधिसत्व बौद्ध धर्म के विभाजित किस शाखा का आदर्श वाक है? तो यह हो जाएगा हिनयान का। और जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे हिनयान में क्या कहा गया है? तो उसको हिनयान में अहर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? अहर्त कहा गया। हिनयान में अहर्त कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निर्वाण मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसको बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? तो यह हो जाएगा अनिश्वरवाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है गलत सुमेल को चयन करना है कि एक तरफ है टाबो मठ जो तबो स्पीति मठ है, सही है। नाम ग्याल मठ धर्मशाला में है। थिखते मठ लद्दाख में है, जबकि सासुर मठ देहरादून दिया हुआ है, यही गलत है कथन। फिर अगला भी है, आपको सुमेल इसमें से करना है, गलत सुमेल को ही चयन करना है कि हेमिठ मठ जो है यह लद्दाख में है, सासुर मठ लाहौल स्पीति में है और मिड्रालिंग मठ जो है गंगटोक दिया हुआ है, यही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिड्रालिंग मठ देहरादून में स्थित है, तो नाम ड्रालिंग कहाँ अवस्थित है? तो जो ड्रालिंग हो जाएगा वह मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूमटेक मठ जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो रूमटेक गंगटोक सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अथर्ववेद में शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है? तो अथर्ववेद में महाकाल के नाम से नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो इस पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, निम्न में से कौन नहीं है? तो हो जाएगा लकुलिशवादी जो है या नहीं, जबकि कपालिक, कलामुख, पशुपत और लिंगायत है, जबकि लकुलिशवादी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपालिक संप्रदाय के प्रमुख शैव थे, इस संप्रदाय का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो यह था श्रीशैल में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी, इसका एक अन्य नाम क्या था? तो जंगम था। क्या था? जंगम। नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य संपादने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो शून्य संपादने जो है वह लिंगायत संप्रदाय का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंगायत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक अल्लभ प्रसू थे, इसको वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था, इसके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो यह थे बासव थे, बासव। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की रचना की थी? तो यह नाथ संप्रदाय की रचना किए थे, नाथ संप्रदाय की रचना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो यह करवाए थे राष्ट्रकूट शासक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासकों के शासनकाल के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की मूर्ति का अंकन एक साथ प्राप्त होता है? तो यह कुषाण। अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह उपनिषद से प्राप्त होती है, उपनिषद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे,
जिनका निवास स्थान मथुरा था वह किस कबीले से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृषण कबीले से थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह छांगोदेव उपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण से प्राप्त होता है? तो यह मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो यह 6 तिलियां हैं। अब अगला प्रश्न है कि गलत सुमेल का चयन करना, इसमें से कौन गलत दिया हुआ है? तो वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद या रामानुजाचार्य थे, सही है। रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद या बल्लभाचार्य, सही है। सनक संप्रदाय, द्वैत या निम्बकाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत और वाल्मीकि जो दिया हुआ है यही गलत कथन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि फिर गलत सुमेल का ही चयन करना है। एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ संस्थापक है। परमार्थ संप्रदाय, परमार्थ संप्रदाय के संपादक जो थे, संस्थापक रामदास थे, सही है। रामदास। बरकरी के नामदेव, श्री वैष्णव के रामानुज, जबकि राम भक्त को जो रामानंद दिया हुआ है यही जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्लाम धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वह हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कबीला कुरैश में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना के मृत्यु के पश्चात परवरिश चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति 610 में हीरा नामक गुफा में हुआ और 622 में 24 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम में इसे ही हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सभी के सभी जो कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हो गई वह 8 जून 633 ईस्वी में हो गई। अगला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो यह इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अरबों के जरिए इस्लाम का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो यह 712 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है, इस दिशा को क्या कहा जाता है? तो इस दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैगंबर साहब के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा पद की समाप्ति मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में कर दिया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का अतातुर्क यानी तुर्की का पिता कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जीवन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। प्रथम प्रश्न है, कथन है कि ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ था, इसीलिए मेरी क्रिसमस कहा जाता है। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के 2 शिष्य पीटर और एंड्रूस था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है एवं पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है। और उपयुक्त में से सभी जो कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है। मगध साम्राज्य से संबंधित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंघ का पिता बृहद्रथ था। बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गति पर 544 ईस्वी में बैठा और बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। यह गलत कथन है, बाद बाकी सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने राज्यों में सम्मिलित कर लिया था। महाबुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवंश जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने राजगिरी गिरिब्रिज का निर्माण कर उसको अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने मगध पर कुल 53 वर्ष शासन किया। यह कथन गलत है, बाद बाकी 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों से संबंधित गलत सुमेल को इसमें से छांटना है। तो यह हो जाएगा अंग की राजकुमारी चंदना थी, यह कथन गलत है। बाद बाकी प्रसेनजीत की बहन महाकोसला, वैशाली की चेतवा की पुत्री चेलना और भद्र प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से यह शादी किया था। बाद बाकी अंग की राजधानी राजकुमारी चेदना से शादी नहीं किया था, चंदना से शादी नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किस वर्ष अपने पिता की हत्या कर दी गई? तो 493 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। फिर अजातशत्रु का बेटा काला उदयन हुआ, उदयन भी अजातशत्रु की हत्या कर दिया। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसने अपने पिता की हत्या 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था हत्या करके, सही है।
अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के प्रभावशाली मंत्री वर्षकार था। इसी की सहायता से इसने वैशाली विजय की थी और 462 ईस्वी में अजातशत्रु के पुत्र उदय ने इसकी हत्या कर दिया। जो यह कथन जो है आपका 1 और 2 सत्य है, जबकि 3 और 4 असत्य है। यह अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार नहीं था। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने किया था। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना के पश्चात अपने राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ ले गया? तो यह वैशाली ले गया था। कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो यह नंदीवर्धन हुआ, नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसका अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसका अंतिम शासक घानानंद हुआ। कौन हुआ? घानानंद हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का जो समकालीन हो जाएगा घानानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घानानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अब चलिए सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। सिकंदर से संबंधित कथन पर विचार करना है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 1, 2, 3, 4 सही है, 5 गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो यह लिए थे भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित कर दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिए। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो यह किए थे कार्नेलिया का शादी किए थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में अपना देह त्याग किस वर्ष कर दिए? तो यह 298 ईसा पूर्व में कर दिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था शत्रु विनाशक। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार था यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदुसार को भद्रसार या वारिससार किस पुराण में कहा गया है? तो यह वायु पुराण में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के किस राज क्षेत्र में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा गया था? तो यह तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, राज क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेनियस के अनुसार सीरिया के किस शासक से बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? तो यह एंटियोकस प्रथम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था खलाटक। क्या था? खलाटक था। अगला प्रश्न है कि अशोक से संबंधित कथन पर अब विचार करना है कि अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध के साम्राज्य का शासक बना था। राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। गुर्जरा मास्की नेतुर और उडेगुलम के अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इसका सभी के सभी कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक कितने पश्चात
कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 8 वर्ष के पश्चात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल को छांटना है। एक तरफ शिलालेख का स्थान है, एक तरफ संबंधित राज्य है, तो इसका जो गलत सुमेल इसमें से हो जाएगा सब सोपारा जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, यहीं इसका गलत दिया हुआ है। बाद बाकी शाहबाज घाटी, पेशावर, कालसी उत्तराखंड, धौली की जौगढ़ उड़ीसा सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का अहरौरा अभिलेख या शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया अहरौरा शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहला शिलालेख है वह पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा जो है मनुष्य का पशु चिकित्सा का व्यवस्था करता है। चौथा जो है वह भेरी घोष के स्थान पर धर्म की व्यवस्था करता है। और पांचवा जो है धर्म महापात्र की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल का चयन करना है, तो इसमें से एरगुड्डी जो हो जाएगा एरगुड्डी मध्य प्रदेश, यही इसका गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्की, गोईमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर या शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया गया? तो यह कर्नाटक से किया गया, कर्नाटक से किया गया। अब अगला प्रश्न है गलत सुमेल का क्या करना है? चयन करना है। गलत सुमेल का चयन करना है इसमें से, तो हो जाएगा बढ़ावा जो है वह धम्म की व्याख्या करता है, यही क्या है गलत सुमेल इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या होती है? तो धम्म की व्याख्या 9वां शिलालेख में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल को चयन करना है, तो गलत सुमेल एक तरफ मौर्य प्रांत है, एक तरफ राजधानी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अवंती राष्ट्र पाटलिपुत्र दिया हुआ है, यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है गलत सुमेल का चयन करना है, एक तरफ मंत्री का नाम है, एक तरफ मंत्रियों के कार्य है, तो यह भी हो जाएगा अंतर्वैदिक जो राष्ट्रीय सेनापति होते थे, यह गलत थे, राष्ट्रीय सेनापति नहीं होते थे। अगला प्रश्न है कि फिर गलत सुमेल का ही चयन करना है, एक तरफ मंत्री पद, एक तरफ मंत्री का कार्य, तो यह भी हो जाएगा अंतापाल जो हो जाएगा दुर्ग रक्षक, एक भी गलत है। अगला प्रश्न है कि कर्मांतिक नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था? तो मौर्य प्रशासन में कर्मांतिक जो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशासता नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य आवंटित किया गया था? तो कारागार अध्यक्ष थे, यानी जेल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष पातेद्री पैंथेलर के द्वारा किया गया? तो 1785 में। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता विलियम जोन्स को किस वर्ष मिली? तो यह मिला था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, तो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि गलत सुमेल का चयन करना है, तो गलत सुमेल इसमें से हो जाएगा आपका रानी का अभिलेख राजस्थान में, क्या है रानी का अभिलेख राजस्थान दिया हुआ है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वह 7वां अभिलेख है। अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी में धम्म यात्रा में अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया तथा लुम्बिनी ग्राम का कर माफ कर दिया, इसका उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो यह रूमिनदेही में मिलता है, रूमिनदेही में मिलता है। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा है? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमिनदेही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा किया था? तो बोध गया की यात्रा यह 10वें वर्ष में किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं था? तो यह था बुद्ध निवास नहीं था, जबकि कर्ज, विश्व, झोपड़ी, चौपार और सुदामा था, बुद्ध निवास नहीं था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो यह श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो लुम्बिनी की यात्रा यह 20वें वर्ष किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, लुम्बिनी की यात्रा या राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद किया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो यह 6 हुआ करती थी, 6। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के समय मौर्य प्रांतों को प्रशासक को कुमार या आर्य पुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था, तो प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को
चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 10 ग्रामों का प्रशासन था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसके प्रमुख को गोप कहा जाता था, गोप। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में कितना वसूला जाता था? तो मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? तो मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो था वह मार्ग निर्माण अधिकारी था। अगला प्रश्न है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आवंटित किया गया? तो गुढ़ पुरुष एक शब्द दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के समय में राजुक कौन था? तो अशोक के समय में जो राजुक था वह जनपद न्यायाधीश था, जनपद न्यायाधीश था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोकायन विहार कहाँ अवस्थित है? अशोकायन विहार जो है यह पाटलिपुत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो यह रूपाजीवा कहलाती थी, रूपाजीवा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख का क्या नाम था? तो यह था महामात्य कालिक था, सॉरी महामात्य सर्प था, महामात्य सर्प। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के सर्वनाश में कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? तो यह कल्की ने किया था, कल्की ने किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष कर दिया? तो यह 185 ईसा पूर्व में कर दिया, 185 ईसा पूर्व में कर दिया। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष का शासन रहा? तो मौर्य वंश का मगध पर जो शासन रहा वह 137 वर्ष रहा था। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली तथा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ परिवर्तित किया? तो यह विदिशा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह इंडो यूनानी शासक कौन था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? तो वह इंडो यूनानी शासक जो था जिसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था वह मिनांडर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुंग वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था? तो पतंजलि ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भरहुत स्तूप का संस्थापक कौन था? तो भरहुत स्तूप का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा कर दिया गया? तो यह सुशर्मा के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वासुदेव ने कौनव वंश की स्थापना किया तथा इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ तब? तो यह हुआ सुशर्मा ही हुआ। अगला प्रश्न है कि सुशर्मा की हत्या किसने कर सातवाहन वंश की नींव डाली? तो यह सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिमुक के द्वारा स्थापित आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की गई? तो यह प्रतिष्ठान में किया गया। कहाँ किया गया? प्रतिष्ठान में किया गया। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों यानी आंध्र सातवाहनों द्वारा स्थापित राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों में कौन प्रभावशाली राजा हुआ जिसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि 60 ईस्वी में सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों ने मुद्राओं में तांबा, चांदी, प्रोटीन, कांसा और सीसा का प्रयोग किया। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा सातवाहनों ने शुरू किया और सातवाहनों की भाषा खरोष्टी और लिपि ब्राह्मी थी। यह जो कथन है यह आपका गलत है, बाद बाकी सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि सातवाहन प्रशासन में गौमिल्क का क्या कार्य था? सातवाहन प्रशासन में गौमिल्क का कार्य क्या था? तो यह ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन को देखता था। अगला प्रश्न है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात चेदी राजवंश का उदय हुआ और खारवेल इस राजवंश का प्रतापी राजा बना। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि इसमें से सही क्रम बताना है। कौन इसमें से सही क्रम है?
तो पहले हिंद यूनानी आया, उसके बाद शक आया, उसके बाद पल्लव आया, उसके बाद कुषाण आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन किया? तो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी यूनानी किया, यूनानी। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी विजेता डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो डेमेट्रियस जो किया था अपनी राजधानी वह साकल को बनाया था, साकल को बनाया था। अगला प्रश्न है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था, इसने गुरु नागार्जुन से किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो यह बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने किसके सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानी सोना के सिक्के जारी किए थे। भारत में प्रथम शक शासक कौन था? तो भारत में प्रथम शक शासक का नाम मोआ था, मोआ। अगला प्रश्न है कि भारत में शक अपने को क्या संबोधित करते थे? तो शक अपने आप को क्षत्रप संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है कि पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। कहाँ था? ईरान था। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो यह हो जाएगा महायान शाखा से। नेक्स्ट प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हरा दिया था? तो कनिष्क को किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पैन चोवा ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किसके सिक्के जारी किए? तो यह तांबा के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है कनिष्क का राज कवि अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की जो बौद्धों के रामायण के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएंगे बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र अश्वघोष बौद्धों का रामायण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक जो हुआ वह वासुदेव हुआ। अगला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो हो जाएगा वह चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ? तो कुषाण काल में सर्वाधिक जो विकास हुआ था किसका हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है कुषाणों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा था, उसी का एक हिस्सा कुषाण था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटपिसस था। इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कनिष्क हुआ। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनिष्क ने गद्दी आरोहण के समय एक संवत चलाया, उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था शक संवत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरुचि तथा तोखरी किसे कहा जाता था? तो गुरुचि तथा तोखरी जो कहा जाता था वह कुषाण को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मथुरा में कौन सा एक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण किया जाता था? तो उस वस्त्र का नाम था साटक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का विभाजन किसमें नहीं किया गया है? तो संगम साहित्य का विभाजन जो है वह वादेख्या में नहीं किया गया है, वादेख्या में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम संगम से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि प्रथम संगम 4440 ईसा पूर्व में हुआ था या मथुरा में हुआ था जो अब समुद्र में विलीन हो चुका है। इस प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। इसमें कुछ अनुपलब्ध ग्रंथों का संकलन किया गया है। सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि मथुरा में व्यापारी सित लैंस तार ने अपनी पुस्तक की रचना की थी, तो हो जाएगा यह मणिक मेकले में किया था, मणिक मेकले में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम कथा का तमिल संस्करण इरामवतारम की रचना किसने की थी? तो राम कथा की तमिल संस्करण इरामवतारम की रचना कंबन के द्वारा किया गया था, कंबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, शिल्पाधिकारम की रचना यह इग्लो के द्वारा किया गया था, इंग्लो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमकालीन कथनों पर विचार करना है कि संगम साहित्य से हमको 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। संगम युगीन राज्यों में सबसे सर्वाधिक चोलों का राज्य था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और करिकाल के शासनकाल में ही पुहार पतन का निर्माण किया गया और पेरुनुपादे
पेरुनम्पादे नामक पुस्तक में कारिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। सभी के सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि संगम युग का दूसरा राज्य कौन था? संगम युग का दूसरा राज्य जिसका राज्य क्षेत्र आधुनिक केरल प्रांत था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चेर। अगला प्रश्न है कि संगम युग का तीसरा राज्य कौन था जिसकी राजधानी मदुरा थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांड्या। अगला प्रश्न है कि संगम युग का प्रभावशाली शासक नेरजेलियन किस राजवंश का शासक था? तो नेरजेलियन जो पूछ रहा है यह हो जाएगा पांड्य राज्य का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम युगीन व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि इस संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान कहा जाता था, राजधानी में एक सभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था, और राजा के न्यायालय को मतम कहा जाता था। सेना चतुरंगिनी होती थी, इसमें अश्व गज रथ तथा पैदल सिपाही शामिल होते थे, और राजा अपने आवास की रक्षा हेतु सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि गलत चयन का इसमें से बताना है कि संगमकालीन वर्ग है, एक तरफ उनके कार्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बेला वर्ग वणिक वर्ग था, यही इसका गलत उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संगम काल में चावल मुख्य पदार्थ था जिसको दूध के साथ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था, उसको सांभर कहा जाता था। संगमकालीन लोग किस पक्षी को शुभ पक्षी का श्रेणी में रखते थे? तो यह कौवा पक्षी को रखते थे, कौवा पक्षी को। अगला प्रश्न है गलत सुमेल का चयन करना है, एक तरफ संगमकालीन नाम है और एक तरफ उनके कार्य हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मलवर हो जाएगा, समाज के संरक्षक, ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता किसे माना जाता है? तो यह मुरुगन को माना जाता है, मुरुगन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम काल में पवित्र और जादुई शक्तियों को क्या कहा जाता था? तो इसको अनुकु कहा जाता था, अनुकु। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम कालीन शिकारियों की एक जाति कौन थी? तो इसका जो एक जाति हो जाएगा एनियर, क्या हो जाएगा? एनियर एक जाति थी जो शिकारी जाति थी। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जो 240 से 280 ईस्वी तक था। इस वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। सभी के सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर इसके बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। सभी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? तो समुद्रगुप्त जो था वह विष्णु का उपासक था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में इसके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह आया था फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। अगला प्रश्न है कि साब किसका राज कवि था? साब जो था वह किसका राज कवि था? तो यह समुद्रगुप्त का था। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का केंद्र था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सभी के सभी कथन जो क्या है सत्य है। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर ही विचार करना है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश के शासक को गोपना कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी इकाई भुक्ति प्रांत थी और भुक्ति तथा प्रांत के शासक उपारिक कहलाते थे। ये भी कथन सभी सही है। अगला प्रश्न है गलत सुमेल का चयन करना है। तो गलत सुमेल इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्येष्ठ शहर का प्रधार जो होता है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ग्राम समूह के छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो इसको पेठ कहा जाता था, पेठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल का इसमें से चयन करना है। गलत सुमेल इसमें से बराह मिहिर ज्योतिषा पारे हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ है, जबकि सभी और सब सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में बेताल भट्ट, घट, करपर, वराह मिहिर किस प्रकार के विद्वान थे? तो हो जाएंगे खगोल विज्ञान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल का चयन करना है। तो गलत सुमेल इसमें से हो जाएगा चरागाह भूमि उच्च उपज की भूमि थी, यही का गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत सुमेल बताना है, इसमें से कौन है? तो गलत सुमेल इसमें से हो जाएगा दशावतार मंदिर जो खो नगौदा मध्य प्रदेश दिया हुआ, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है वह भीतरगांव कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों के द्वारा निर्मित हुआ है वह कहाँ है? तो यह भीतरगांव में ही है। अगला प्रश्न है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है, कायस्थों का वर्णन यह कहाँ मिलता है? तो यह याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंध्याचल पर्वत के जंगल का कौन सा जाति था जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाता था? तो यह हो जाएगा सबर जाति था, सबर जाति। अगला प्रश्न है कि इतिहास में सर्वप्रथम किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो यह एरन अभिलेख से हुआ है, एरन अभिलेख से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्तकालीन समाज से संबंधित कथनों पर विचार करना है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिकाएं कहलाती थी, और अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, और ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह सभी कथन जो है वह सत्य है, लेकिन जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र वह विश्व में संचालित प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, वह जो बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन पर इसमें से विचार करना है। कौन इसमें से गलत कथन दिया हुआ है? तो इसमें से गलत कथन ऑप्शन नंबर 328 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त वंश में शिव की पूजा का प्रचलन था, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि गुप्त वंश में विष्णु का पूजा होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न में भी गलत पर ही विचार करना है। तो 329 का जो सही उत्तर हो जाएगा शिल ज्योत युग भूमि थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का ही विचार करना है। 330 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है, नहीं यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाकाटक राजवंश से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो वाकाटक में बताना है कि कौन इसमें से आपका सही है। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 253 ईस्वी में बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक बना। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय से किया था। सभी के सभी कथन जो क्या है, सत्य दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि वाकाटक वंश की वत्सगुल्म नामक शाखा की स्थापना प्रवरसेन के छोटे पुत्र ने किया, जिसका नाम क्या था? तो यह हो जाएगा सर्वसेन था, सर्वसेन। अगला प्रश्न है कि अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार तथा 19वां गुहा बिहार की रचना किसके काल में हुई थी? बिहार की रचना तो यह हुआ था वाकाटक के शासनकाल के समय में। पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्पभूति वंश की राजधानी जो थी वह थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है कि थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? तो थानेश्वर वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पभूति वंश का प्रभावी शासक प्रभाकर वर्धन, इसकी पुत्री राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो यह ग्रह वर्मा के साथ हुई थी, ग्रह वर्मा के साथ। अगला प्रश्न है कि बंगाल का शासक शशांक किस धर्म का अनुयायी था? इसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था, तो यह शैव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि राजवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हो गई? तो राजवर्धन की जो मृत्यु हो गई थी वह 606 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न है कि पुष्पभूति वंश से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि इस वंश का प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र एवं एक पुत्री थी। बड़ा पुत्र राजवर्धन
छोटा हर्षवर्धन था, पुत्री राजश्री थी, ये भी सही है। गौर शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया था, ये भी सही है। और राजवर्धन का छोटा भाई हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज पर कब्जा कर लिया, सभी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सभी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध जो हुआ था किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था, यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि हर्ष के दरबारी कवि वान भट्ट ने किन पुस्तकों की रचना की है, तो वान भट्ट के द्वारा जो किया गया रचना की गई है तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह किया गया है लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हर्षकालीन व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहलाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख ग्राम छपतलिका कहलाता था। और सिंचाई के साधन में तुला यंत्र उल्लेखित है, सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गलत सुमेल का पहचान इसमें से करना है, तो गलत सुमेल जो हो जाएगा इसमें से आपका स्कंदगुप्त जल सेना प्रमुख, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि गलत कथन पर इसमें से विचार करना है, गलत कथन कौन है, तो गलत कथन इसमें से हो जाएगा हर्ष के समय मथुरा रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि हर्ष प्रशासन में स्कंदगुप्त का क्या कार्य था, तो स्कंदगुप्त का कार्य था गज सेना प्रमुख। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी कांची थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री विष्णु ने मल्लमपुरम में किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो मल्लमपुरम में जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह आदिवराह की मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किराता जुर्नियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो यह श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि मल्ल विलास प्रहसन के रचनाकार कौन थे, तो मल्ल विहार प्रहसन के रचनाकार जो थे वह महेंद्र वर्मन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम का 81वां मंदिर जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, तो गलत कथन इसमें से कौन हो जाएगा, तो प्रवेश वर्मन प्रथम जैन मतानुयायी था, यही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है रथ मंदिर से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है, तो हो जाएगा सबसे बड़ा रथ भागीरथी रथ है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन पर विचार करना है, तो गलत कथन इसमें से हो जाएगा इसने कांची विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, यहीं इसका क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांची के कैलाश मंदिर से संबंधित गलत कथनों पर विचार करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इस मंदिर को दक्षिण का स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के लेखक डांडी किसके दरबार में रहते थे, तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते हैं। भी यही प्रश्न है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह नंदीवर्धन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे, तो यह नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह कंप वर्मा था, कंप वर्मा। अगला प्रश्न है कि चोल राजवंश पर विचार करना है कथन पर, तो यह हो जाएगा चोल वंश 9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, इसने अपनी राजधानी तंजावुर स्थापित किया। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरू सच्चन था और विजयालय सर्वश्रेष्ठ की उपाधि धारण किया था, सभी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि निशुंभ सुदिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो निशुंभदिनी मंदिर का निर्माण विजयालय के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पल्लवों पर विजय प्राप्ति के पश्चात आदित्य फर्स्ट ने कौन सा उपाधि धारण किया था, तो आदित्य प्रथम ने कौंडराम का उपाधि धारण किया था, कौंडराम का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजराम ने
राजा राम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा राम ने जो मंदिर का निर्माण कराया था उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वर शिव मंदिर। अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि गलत सुमेल इसमें से दिया हुआ है, उसको आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पलिचंदम जो मंदिर की भूमि थी, यहीं इसका कथन जो है गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि चोल वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चोल काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग था, यहीं ऑप्शन नंबर जो बी इसका गलत कथन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि चोल प्रशासन में संबंधित गलत कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उर्र सामान्य लोगों की संस्था थी, यह जो इसका गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि गलत सुमेल को छांटना है इसमें से। तो गलत सुमेल हो जाएगा उडन कुटम सामान्य जनता थी, यह गलत है। कंबन कुटन पुंग लेंदी का संबंध किस भाषा साहित्य से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तमिल साहित्य से। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? तो यह था कावेरीपट्टनम। अगला प्रश्न है कि चोलों की राजधानी बताना है, इसमें से कालक्रम के अनुसार बताना है कौन इसमें से सही है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोल काल में सड़कों की देखरेख कौन करता था या देखभाल? तो यह बगान समिति करता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चोलकालीन विशाल व्यापारी समूह कौन इसमें से नहीं था? तो यह था बेंदलम जो था यह विशाल व्यापारी समूह नहीं था। अगला प्रश्न है कि चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक क्या कहलाए? तो इसको नयनार कहा गया। नयनार संतों की संख्या 63, अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। अगला प्रश्न है कि इसमें से आपको गलत कथनों पर विचार करना है, ठीक है, संबंधित कथनों पर विचार करना है और बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गलत कथन पर विचार करना है कि वातापी का निर्माणकर्ता उद्रभद्र था, यह भी गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि वातापी का निर्माण किसने किया था? तो वातापी का जो निर्माण किया था वह कीर्तिवर्मन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मालवा जीतने के पश्चात विनयादित्य ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो विनयादित्य ने सकलोपनाथ की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी के पटकदल में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो यह विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? चालुक्य वंश